प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की फील्ड में हूँ। जब एक कोई प्रॉपर्टी क्रय करता है, किसी भी प्रकार का अंतरण होता है। एक आप कोई फ्रॉड का एग्जांपल दे सकते हैं क्या? इस तरह के फ्रॉड्स भी हो जाते हैं। इंदौर में 4 पंजीय कार्यालय हैं, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग पंजीय कार्यालय हैं। ये संबंधित जो भी शहर होगा उसके कार्यालय में वो पंजीकरण होता है। थॉट को सही रखें और पॉजिटिव रखें कि नहीं, आपका लॉयर आपके साथ अच्छा करे तो वो वाकई अच्छा करेगा। तो दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट हैं एडवोकेट विश्वास वाधवानी। वो पिछले 15 साल से लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं रजिस्ट्रार के अंदर। यस, रजिस्ट्रार मतलब जहां आप रजिस्ट्री करने जाते हैं। ये पॉडकास्ट उन सभी के लिए है जो लोग कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं या खरीद चुके हैं या ऑलरेडी उनके पास कोई प्रॉपर्टी पेरेंटल आई हुई है। इस पॉडकास्ट के अंदर हम लोगों ने 3 चीज़ों के ऊपर विशेषकर बात की है। पहली चीज़, विल। अगर विल होती है तो आपको क्या फ़ायदे हैं और नहीं होती है तो क्या नुकसान है। दूसरी चीज़, आपको बैंक से लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए प्रॉपर्टी के ऊपर। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ एक बायर के और एक सेलर के एक सौदे के अंदर, एक डील के अंदर जहाँ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो, क्या राइट्स होते हैं और क्या चीज़ें उनको लाइबिलिटीज़ होती हैं उनकी। तो आपके राइट्स क्या हैं और आपकी लाइबिलिटीज़ क्या हैं। और भी हमने इस बारे में बहुत डिटेल में बात की है। तो मेरा आपसे निवेदन है, ये आप पॉडकास्ट उन सभी से शेयर करें जो लोग इस तरह की किसी डील में जाने वाले हैं। और मेरा आपसे एक निवेदन और है, मैं ये देख रहा था कि सब्सक्राइब आप में से केवल 2% लोग कर रहे हैं। तो आप में से जितने ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे, हमारे लिए एक बेहतर गेस्ट को लाना उतना आसान होगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, बट हमें बहुत कुछ मिलता है। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तो वकील साहब, आपका स्वागत है शिखर फाइनेंस वाला शो के अंदर। डॉक्टर विश्वास वाधवानी इज़ ऑलमोस्ट सीनियर लॉयर बोल सकते हैं अब तो, कि 15 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर भी मैं सर से बोलूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन स्वयं दें कि हु इज़ विश्वास वाधवानी। सर्वप्रथम मैं अपने आप इंट्रोडक्शन थोड़ी देर के बाद दूंगा, पर पहले सबसे मैं आपको बधाई दूंगा राजपूत जी कि आपने अपने YouTube चैनल के माध्यम से लोगों को सजग करने का काम कर रहे हैं। तो इससे काफ़ी हेल्प होगी लोगों की, आमजन की, कि जो उनके क्वेश्चंस क्वेरीज अबाउट फाइनेंस हैं, लॉ हैं, वो सॉल्यूशन उसको जल्दी प्राप्त होंगे। तो बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। राजपूत जी, पिछले 15 वर्ष से मैं इस फील्ड में हूँ। बेसिकली मैं पंजीयन का कार्य करता हूँ और पंजीयन विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता हूँ। मेरा रुझान शुरू से था कि आदमी अपने जीवन भर की जो कमाई है वो प्रॉपर्टी, एक आमजन की बात कर रहा हूँ मैं, वो अपनी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी परचेज़ करने में जाता है। तो जो वो प्रॉपर्टी परचेज़ करता है बहुत उम्मीदों के साथ करता है, और उसमें कोई फ्रॉड आ जाता है या कुछ भी इफ एंड बट्स आ जाते हैं तो वो बहुत परेशान होता है। तो वो परेशानी देखते हुए मुझे लगा कि नहीं, मुझे रेवेन्यू फील्ड में जाना चाहिए और मुझे रजिस्ट्रार कार्यालय का कार्य करना चाहिए, कि जिससे कि आमजन को मैं अपनी जो नॉलेज मैंने अर्जित किया है उन तक पहुंचा सकूं और उनके सॉल्यूशंस, उनकी जो क्वेरीज हैं, उनकी जो दिक्कतें हैं, उनको कम करने की कोशिश करूं। तो बस इसी वजह से मैं इस फील्ड में आया हूं और आमजन की सेवा में उपलब्ध हूँ। चलो ग्रेट। आपने सर एक वर्ड यूज़ किया था अभी इसमें, पंजीयन। तो पंजीयन एक्चुअली क्या, बहुत सारे लोगों को शुद्ध हिंदी में भी बहुत प्रॉब्लम, क्योंकि तो इसको थोड़ा सा जनरल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की फील्ड में हूँ मैं। जब एक कोई प्रॉपर्टी क्रय करता है या किसी भी प्रकार का अंतरण होता है तो 100 रुपये से जैसे ऊपर की कोई प्रॉपर्टी है तो उसका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। तो उस फील्ड में मैं हूँ कि वो साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होता है। तो बेसिकली मैं रजिस्ट्रेशन फील्ड में हूँ। प्रॉपर्टी के दस्तावेज का जो रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे सेल एग्रीमेंट हुआ या जो भी लोन एग्रीमेंट हुआ, उसके रजिस्ट्रेशन का कार्य मेरे द्वारा किया जाता है। ओके, रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्ट्रार के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसमें आप करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, वेरी गुड। तो इसमें सर आपने एक वर्ड यूज़ किया था, फ्रॉड, है ना? एक आध कोई फ्रॉड का एग्जांपल दे सकते हैं क्या? इस तरह के फ्रॉड्स भी हो जाते हैं कई बार। अमूमन काफ़ी रहता है कि जो प्रॉपर्टी लोगों के द्वारा बेची जाती है उसकी प्रॉपर जानकारी भावी विक्रेता जो लेने वाला रहता है उसको विक्रेता के द्वारा नहीं दी जाती है। जैसे काफ़ी टाइम कुछ ज़मीनें शासकीय निकल जाती हैं, कुछ टाइम उसके टाइटल क्लियर नहीं होती हैं, कुछ टाइम पोजीशन नहीं होते हैं प्रॉपर्टी के। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ टाइम खुद की संपत्ति न होते भी आगे उसका अंतरण किया जाता है। सिर्फ
एग्रीमेंट के आधार पे, और पैसा ले लिया जाता है और बाद में उसकी कोई भी जवाबदेही नहीं रहती है। तो इस तरफ के जो फ्रॉड्स हैं वो प्रचलन में हैं जनरली। इनका डिटेक्शन करने का कोई मेथड नहीं, डिटेक्शन करने का बहुत अच्छा मेथड है कि आप कोई भी दस्तावेज हो, अगर आप कोई भी कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उसका कोशिश है कि उस दस्तावेज का पंजीकरण होना अनिवार्य है। पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। और रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा सर? रजिस्ट्रेशन होगा पंजीयक कार्यालय में। इंदौर में 4 पंजीयक कार्यालय हैं, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग पंजीयक कार्यालय हैं, या संबंधित जो भी शहर होगा उसके कार्यालय में वो पंजीकरण होता है। जैसे जिसमें सेल परचेज, दान, जिस प्रकार के अंतरण रहते हैं उसका आपका पंजीयन होना दस्तावेज का अनिवार्य है। अंतरण का मतलब? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, तो मतलब अगर कोई भी प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन हो रहा है वो रजिस्ट्रार में एग्जीक्यूट होगा ही होगा? हाँ, होना चाहिए। वो सारी चीज़ें होती ही हैं बिल्कुल। यानी उसमें 100 रुपये से ऊपर का कोई भी आपका लेन देन जो ट्रांजैक्शन है ज़मीन संबंधित की, तो उसका रजिस्ट्रेशन दस्तावेज का होना अनिवार्य है। ओके, तो ऐसा भी होता है क्या कि विदाउट रजिस्ट्रेशन की भी ट्रांजैक्शन हो जाते हैं? विदाउट रजिस्ट्रेशन के भी, जैसे आपने नोटरी से मकान लिया है मैंने, तो बहुत सारी ऐसे अवैध बसावट हैं जहां आज भी नोटरी चल रही है। तो नोटरी की कोई वैलिडिटी इस मतलब है नहीं? वैलिडिटी सर है, एक दस्तावेज आपका क्रिएट हो जाता है उसमें, पर बेसिकली अगर आप कोर्ट जाते हैं तो उस दस्तावेज का ग्राह्य जो रहता है कहीं ना कहीं कमज़ोर कड़ी है वो। यानी रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, पर इसके लिए अपनी गवर्नमेंट जो है एमपी की कार्य कर रही है। बहुत सारी अवैध बसावटों को वो लीगलाइज, जो नियमितीकरण जिसको बोलते हैं हम लोग, किया जा रहा है, जिससे कि आने वाले समय में लोगों को जो आम जाने उसको बहुत सुविधा हो जाएगी। ओके। सो चलो सर, यहाँ से जो हम लोग मेन एक कॉन्वर्सेशन है जिसके विषय में हमको बात करनी है, दैट इज बायर्स एंड सेलर्स राइट, तो वो क्या है? बायर राइट्स बेसिकली संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत ही इसका बहुत अच्छा उल्लेख विवरण दिया हुआ है। बायर राइट्स ये हैं कि जब आप संपत्ति कोई परचेज करते हैं तो उसका पूरा संज्ञान, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए, विक्रेता के द्वारा दी जानी चाहिए। आप उस विक्रेता से टाइटल मांग सकते हैं, विक्रेता से आप पोजीशन की जानकारी ले सकते हैं, विक्रेता से आप लीगल सर्च के लिए फ़ोटोकॉपी मांग सकते हैं, और अगर कोई त्रुटि है उस संपत्ति में तो उसकी भी जानकारी पूरी उससे मांग सकते हैं। और बायर अगर चाहे तो प्रॉपर्टी के दस्तावेज लेकर प्रॉपर स्क्रूटिनाइज अपने अधिवक्ता के थ्रू, या जो भी उसका पर्सनल जहाँ से वो संपत्ति को लोन करा रहा है या फाइनेंस करा रहा है, उस चैनल से भी उसको दिखा सकता है। ये अधिकार उसके हैं, यानी वो अपनी प्रॉपर्टी को फुल स्क्रूटिनाइज करके संपत्ति खरीद सकता है। इसमें सर 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो ये है, कई बार क्या होता है सेलर डॉक्यूमेंट नहीं देता है, वो ये बोलता है कि आप पहले मुझे कुछ अमाउंट दीजिए फिर मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दूंगा। हाँ, ये बेसिकली कानून में कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि भाई जो टोकन अमाउंट हो उसके बाद, बेसिक प्रचलन में है तो ठीक है। आदमी कोई भी अगर दस्तावेज करता है तो अपने सौदे को मजबूत करने के लिए एक छोटा अमाउंट टोकन का ले लेता है कि भाई ठीक है, ये सौदे में जैसे आ जाएं हम लोग, उसके बाद वो आपको दस्तावेज उपलब्ध कराता है। उस दस्तावेज को लेकर आप अपने भी संबंधित जो अधिवक्ता हैं, जो भी कानूनी विशेषज्ञ हैं, उसको दस्तावेजों को स्क्रूटिनाइज, उसका टाइटल चेक करवा के आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। सर, सेलर की साइड वाले राइट्स ये हैं कि सेलर को सबसे पहले जो संपत्ति वो विक्रय कर रहे हैं, जब तक कि वो पूरी तरह से अंतरित नहीं हो जाती है तब तक उसका यूज़ करने का अधिकार है, तब तक उसको रेंट पे देने का अधिकार है, तब तक उसका उपयोग उपभोग करने का अधिकार है। और जब तक कि पूर्णतः अंतरण नहीं हो जाता है संपत्ति का, वो उस संपत्ति का पूरी तरह से उपयोग उपभोग कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। बनी बात है, पर वो चार्ज में रहते हैं कि भैया किसी और को अंतरित नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक एग्रीमेंट में चले जाते हैं। बेचने के बाद जब अपना अपना सेल एग्रीमेंट होता है, तब वो एक एग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में चले जाते हैं, तो किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित नहीं कर सकते हैं संपत्ति। वहाँ पे वो एक सब उपयोग उपभोग कर सकते हैं उसके, जब तक पूरी तरह से अंतरण नहीं होता है वो उस संपत्ति के स्वामी रहते हैं।
वो अपने हिसाब से चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई राइट जो कि हो बायर का, सेलर का? सेलर का सर राइट है पेमेंट पूरा प्राप्त करने का, प्रतिफल की राशि टाइम शेड्यूल से प्राप्त करने का। अगर पेमेंट बायर के द्वारा समय पे नहीं दिया जाता है तो लीगल नोटिस इशू करने का राइट रहता है। और उसके बाद अगर जो कॉन्ट्रैक्ट जो सेल एग्रीमेंट की शर्तें अगर पूरी नहीं करता है बायर, तो वो कोर्ट में जाने के भी स्वतंत्र है। इसमें एक पॉइंट आपने बोला कि टाइम लाइन अगर वो कोई भी नहीं करता, कई बार टाइम लाइन में प्लस माइनस होती हैं चीज़ें ड्यू टू नेचुरल रीजन, तो उस स्थिति में जो सेलर है क्या वो उसको एक्सटेंड कर सकता है? आपसी सहमति से दोनों चीज़ें हो सकती हैं, पर जो एसेंस ऑफ एग्रीमेंट है वो समय म्याद और अमाउंट ही है। ओके, अगर वो उसमें पेमेंट नहीं करता तो ही कैन उसको डिक्लाइन कर सकता है। बनी बात है, वो सारी चीज़ें कानूनी विशेषज्ञ से जानकारी लेके बेसिकली सिविल मैटर बनता है इसमें, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट के अंतर्गत वो जो कोर्ट के द्वार पे जा सकता है। जा सकता है वहाँ पर, ठीक है, ओके। एक चीज़ और आपने इसमें जिक्र किया कि टाइटल सर्च होती है इसमें, है ना? तो ये टाइटल सर्च क्या होती है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। राजपूत जी, जब आप कोई भी परचेज भावी क्रेता संपत्ति को क्रय करता है तो दो प्रकार की, यानी एक 12 वर्षीय सर्च और एक 30 वर्षीय सर्च होती है। उसमें जैसे अब आप किसी बच्चे की शादी कराते हैं और वहाँ पे आप जब जाते हैं तो उसके परिवार का पूरा ब्यौरा लेते हैं कि दादा कौन, परदादा कौन से गोत्र का है, कहाँ से आया, कहाँ से गया, ये सब चीज़ें। इसी प्रकार अगर मैं साधारण शब्दों में कहूँ तो दस्तावेजों का भी स्क्रूटनाइज जो होता है कि भाई ये संपत्ति कहाँ से चली, टाइटल कहाँ से क्रिएट हुआ, आपके पूर्वजों के पास में आया कि इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, तो वो टाइटल सर्च में आपको बहुत मदद होती है। बेसिकली आजकल जो बैंकर हैं वो 12 साल की लेते हैं सर्च, टाइटल सर्च में, तो उसमें आपकी संपत्ति हस्तांतरण योग्य है कि नहीं है ये आपको पता पड़ जाता है। ओके। और उससे ये हेल्प मिलती है कि आपको कि आगे आपको जो आपके फाइनेंसेस अरेंज कर रहे हैं उसमें आप इजी हो जाते हैं, यार मेरा टाइटल क्लियर है, मैं फाइनेंसेस इतना अरेंज कर लूँ, और उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर होने से सौदे में कोई भी रुकावट नहीं आती है। एक सर इसमें क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पर कि कई बार टाइटल सर्च में प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं या हो सकती हैं जिस वजह से आपको हो सकता है फंडिंग ना मिले या वो ट्रांजैक्शन ही ना हो पाए? सर टाइटल सर्च में सबसे पहली बात तो ऑनरशिप आपकी प्रॉपर होना चाहिए। जैसे त्रुटिपूर्ण ऑनरशिप नहीं होना चाहिए, पोजीशन आपके पास प्रॉपर्टी का प्रॉपरली होना चाहिए, और आपका जो मौका स्थिति है संपत्ति वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। तीसरा, फाइनेंस में टाइटल सर्च में सिर्फ इसी को देखा जाता है बेसिकली कि संपत्ति की जो लाइन बाय लाइन जो टाइटल है आपका पूरा होना चाहिए कि A to B, B to C, C to D। अगर इसमें कोई भी चीज़ मिसमैच है तो फिर उसके लिए आपको अधिवक्ता बताते हैं कि भाई क्या लीगल एड लेना चाहिए और उसको किसे पूर्ण करना चाहिए कि जैसे कि आपका टाइटल मजबूत हो जाए। एक कोई मुझे स्टोरी बता सकते हैं जिसमें आपने देखा हो कि ये टाइटल सर्च पूरा नहीं था, इस वजह से वो ट्रांजैक्शन ही नहीं हो पाया? सर टाइटल सर्च पूरा काफ़ी जगह पे ऐसी मेरी संभावनाएं बनी है कि जहाँ पे टाइटल सर्च नहीं आया। जैसे अब काफ़ी कॉलोनी में आप जाएंगे तो TNCP डाइवर्शन इत्यादि नहीं करे हुए हैं, टाइटल सर्च का पार्ट है। वैसे दस्तावेज जो टाइटल होता है वो अपन रजिस्ट्री को मैच करते हैं क्योंकि रिकॉर्ड में सब रजिस्ट्री रहती है, पर क्या होता है जो अधिवक्ता का दायित्व है उसकी की पूरी कुंडली निकालना है, एंड टू एंड देखना है कि भाई प्रॉपरली ये डाइवर्टेड लैंड है नहीं है, TNCP करा हुआ है नहीं है, रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है कि नहीं है। उसके बाद अगर फर्स्ट प्रोजेक्ट है कॉलोनाइजर या बिल्डर का, उसके बाद टाइटल A to B, B to C चला है, बीच में कोई मिस लिंक तो नहीं है। अगर इस टाइप का कोई हर्डल आता है, जैसे आपका सब कोई चीज़ मिस है उसमें, तो उसमें टाइटल सर्च में प्रॉब्लम आती है। तो उसमें क्या वो आपका जो सर्च रहता है वो त्रुटिपूर्ण रह जाता है, वो कंप्लीट नहीं हो पाती है प्रॉपरली। ओके, मतलब मैं एक एग्जांपल के लिए आपसे जैसे मैं बात करूं, मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और उस प्रॉपर्टी में मान लेता हूं मैंने A व्यक्ति से खरीदने जा रहा हूं, उसने B से ली थी, उसने C से ली थी। C ने B को जो ट्रांजैक्शन किया वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो नोटराइज फॉर्म में या किसी और फॉर्म में कर लिया गया है, और फिर C B को सेल कर दिया और अब B मुझको सेल कर रहा है। तो मेरा क्वेश्चन है कि ये टाइटल सर्च मतलब क्लियर है या इसमें प्रॉब्लम? बेसिकली क्या होता है कि मैंने अभी आपको कुछ समय अभी पहले ही बताया कि 100 रुपये से ऊपर का अंतरण जो भी होता है उसका रजिस्ट्रेशन होना दस्तावेज का अनिवार्य है। तो बेसिकली वो रजिस्टर्ड ही होना चाहिए। बीच में अगर कोई चैनल टूटती है तो उसको
उसको बेसिकली बैंकर्स जो लोन वाले होते हैं, फाइनेंस वाले जो करते हैं, उसको ग्रहण नहीं करते हैं। उसको उनको कोई ना कोई उसका सॉल्यूशन चाहिए रहता है। उसका एक टेम्परेरी सॉल्यूशन ये है कि अगर दस्तावेज आपका निष्पादित हुआ है तो कोर्ट में जाके उसको पूर्ण किया जाए, बात लगा के कि भाई कि ये 100 संपत्ति हमने खरीदी है, और उसके लिए जो है हमारा जो डिक्री है उसकी घोषणा करी जाए। तो कोर्ट अपना नोटिस इशू करता है, वो अपनी कार्रवाई करके उसके बाद डिक्री इशू करके वो वाली चीज़ होती है। और एक तरीका और होता है कि उस दस्तावेज को रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार में ड्यूली स्टाम्प कराया जाए। पर उसका उससे ये है कि प्रभावशीलता, वो भी नोटिस जाहिर करते हैं, अगर कोई आपत्ति आती है तो वो नहीं होता है, और अगर ड्यूली स्टाम्प हो जाए तो एक हद तक उनका कार्य पूरा हो जाता है। ओके ओके। नेक्स्ट चीज, इसमें एक घटनाक्रम अक्सर मैंने देखा है लोगों को करते हुए कि आप चूंकि पंजीयन से रजिस्ट्रार से हैं, तो कि लोग चेक मेंशन करके रजिस्ट्री करवा लेते हैं, या कि हमने इनको नगद दिए पैसे और रजिस्ट्री करवा ली। बेसिकली देखिए, नकदी में भी रजिस्ट्री हो जाती है, रेवेन्यू में मेरे को कोई रोक नहीं रजिस्ट्रेशन में कि आपने 5 लाख 10 लिए। पर अभी एक आयकर विभाग का नियम है जिसमें 20,000 से ऊपर का अंतरण आप प्रॉपर्टी लेन देन में नहीं कर सकते हैं। मेरी रजिस्ट्री उससे रुकती नहीं है किसी भी चीज़ की, या हस्तांतरण मेरा रुकता नहीं है, रजिस्ट्रेशन के लिए कोई रोक नहीं है। पर इस पर जाके जब आप बुक्स में जाते हैं, आपको वहाँ पे हडल्स होते हैं, वो मेरा दायरा नहीं है, पर वहाँ पे दिक्कत आती है। पर 20,000 से ऊपर का जो नकदी ट्रांजैक्शन है वो बेसिकली नहीं करना चाहिए। और जैसे आपने पोस्ट डेटेड चेक किया, पोस्ट डेटेड चेक रजिस्ट्री में लिखे जा सकते हैं, पर उसका अनिवार्य रूप से सिकरना ज़रूरी है, क्लियर होना ज़रूरी है। और नहीं तो फिर सिकरता नहीं है तो बहुत सारी परेशानियां आती हैं बाद में। फिर कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाना पड़ता है विक्रेता को, अगर नहीं सिकरता है, या इंटेंशनली अगर आप करते हो तो कोर्ट है, नहीं तो फिर उसके बाद दूसरी चीज़ें भी, अगर आपका किसी साइन की त्रुटि हो जाती है पीडीसी में, या आपके साइन मिसमैच हो जाते हैं, या कोई बैंकिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए फिर अमेंडमेंट का एक रास्ता है। वह उस दस्तावेज में अमेंडमेंट हो जाता है, चेक जो होते हैं, जो भी नंबर्स होते हैं या XYZ जो भी होता है वो चेंज होता है, और दस्तावेज आपका वो मान्य हो जाता है। अगर वो चेक इंटेंशनली क्लियर नहीं होता है तो उस रजिस्ट्री की वैलिडिटी रहती है कि नहीं रहती? रजिस्ट्री की जो वैलिडिटी है सर, सब वो कोर्ट शून्य कर सकता है। ओके। अब उसके भी परिपाटी ये है कि कोर्ट में जाके आपको मुकदमा लगाना पड़ता है, कोर्ट डिसाइड करती है, कोर्ट नोटिस इशू करती है, या तो आप अपना पैसा दें, या तो फिर जो है रजिस्ट्री उसको ड्रॉप करें, उसको शून्य माना जाए। जी, तो ये कोर्ट का रहता है। पर पीडीसी चेक देना एक अपने आप में एक खतरनाक कार्य है। यानी आप रजिस्ट्री पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि काफ़ी टाइम, ज़रूरी नहीं कि आपके फंड्स की कमी हो तभी आपका चेक डिसऑन हो जाएगा। काफ़ी टाइम मैंने आपको जैसे जिक्र किया कि अभी जैसे साइन मैच नहीं होते हैं, कहीं बैंकिंग बार्ड है आपकी, तो उस वजह से भी दिक्कत आती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि ट्रांजेक्शंस जो होते हैं एंड टू एंड हो जाना चाहिए, पेड हो तो ज़्यादा बेहतर भविष्य में जाके आपको कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। करेक्ट। एक चीज़ यहाँ पर सर और जिक्र मैं आपसे करना चाहूँगा, कई बार मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका एक क्वेश्चन दिमाग में रहता है कि हम प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो बैंक हमारा चेक प्रिंट करके हमको देता है, चेक नहीं देता है, तो वो भी पीडीसी हो गया एक तरह से, आप जिक्र कर रहे हो वहाँ पर, और बाद में वो चेक आपको मिलता है, क्लियर होता है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा, क्योंकि आप चूंकि ये काम करते हैं, लोगों को बताएं कि वो कितना सही है और कितना गलत है। राजपूत जी, क्या होता है, जो हमारा दस्तावेज है उसमें लिखत का बहुत बड़ा महत्व है। अभी क्या इस समय वर्तमान प्रचलन में क्या हो गया है, गवर्नमेंट ने लाइसेंस 12वीं पास लोगों को भी बांट दिए हैं, सर्विस प्रोवाइडर जो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पर उनका ज्ञान एक अधिवक्ता जो लीगल पर्सन है उसके समान रूप से थोड़ा कम है। करेक्ट। ठीक है। अब एक लाइन का बहुत फ़र्क पड़ता है, जैसे मैंने बोला 100 बैंक के द्वारा दिए गए चेक के माध्यम से भुगतान कर दिया गया, एक शब्द का बहुत बड़ा फ़र्क है। और यही लाइन मैं लिखूंगा कि 100 चेक के माध्यम से उक्त चेक भुगतान हेतु प्राप्त किया गया, टू बी पेड एंड टू बी पेड। जी, तो एक ही लाइन में आपका पूरा समझ, जो चीज़ भुगतान हो गई वो आप प्राप्त कर चुके हैं, जो आपको टू बी पेड है वो प्राप्त होने वाली है। हाँ। तो वहाँ पे ये चीज़
लाइन के ऊपर पूरा दस्तावेज है, पर वो टू बी पेड वाला चेक भी आपका क्लियर होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। जो सेल डीड है, प्रतिफल की राशि प्राप्त होना, उसमें सबसे पहला अनिवार्यता है कि प्रतिफल की राशि जो आपका डीड है, जो भी आपका सौदा राशि है, जो भी मार्केट वैल्यू आपने उसमें लिखी है, जो आपने लेन देन किया है, वो उसका प्राप्त होना विक्रेता के द्वारा क्रेता से अनिवार्य है। तो मेरा क्वेश्चन सर अभी भी वही है कि क्या वो जो बैंक का चेक है ना, कई लोग बोलते हैं यार हमको एडवांस में चेक चाहिए, उनके डाउट ये है, और बैंक चेक देगा नहीं एडवांस। नहीं, बेसिकली क्या हो, जब तक आपकी संपत्ति को चार्ज में नहीं लेके आएंगे, पहले रजिस्ट्री हुई, उसके बाद आपकी संपत्ति चार्ज में जाती है, मॉर्गेज होती है, जिसको बाहर बंधक करते हैं हम लोग, जनरल शब्दों में बंधक बोलते हैं हम लोग। तो जब तक बंधक नहीं होगी तो वो आपका चेक कैसे रिलीज़ करेगा? तो पहले आपका प्रोसेस ही है ये कि पहले आपकी सेल डीड होगी या जो भी दस्तावेज आप करवा रहे हैं, उसके बाद आपका संपत्ति चार्ज जाएगी, उसके बाद आपको चेक रिलीज़ होगा। क्योंकि आप जो डिपॉजिट कर रहे हो वो टाइटल डीड डिपॉजिट कर रहे हो, जहाँ पे बैंक अपने आप को सिक्योर कर रहा है। अगर वो सिक्योरिटी प्राप्त नहीं हो तो आपको चेक कैसे देगा? ओके, तो मैं व्यूअर्स के लिए बता दूं, सर जो बोल रहे हैं वो सिंपल सी बात है कि बैंक चेक तभी आपको दे सकता है जब कि आपने उसके पास एक रजिस्ट्री जमा कर दी है और उसका एक मॉर्गेज क्रिएट उसके फेवर में करवा दिया है, क्योंकि ये बैंकिंग रूल में है कि विदाउट सिक्योरिटी वो आपको पेमेंट नहीं दे सकते। जी, इज दैट करेक्ट सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग सर, जो हमारा डिस्कशन का पॉइंट है दैट इज पब्लिक नोटिस। ये क्या होता है सबसे पहले तो? पब्लिक नोटिस का बहुत ज़्यादा कोई लीगल एस्पेक्ट नहीं है, पर सावधानी पूर्वक पब्लिक नोटिस बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रखता है, जिसको एक छोटे से शब्दों में क्रेता धर्म बोलूँगा मैं। ओके, ठीक है ना? क्रेता का धर्म बनता है कि जब वो संपत्ति क्रय करे तो अपनी संपत्ति की जांच परख, प्रॉपरली उसको चैनलाइज, प्रॉपरली उसको देखभाल ले, प्रॉपरली उसका प्रदर्शन करे। तो प्रदर्शन जो होता है कि ये संपत्ति 100 मैंने क्रय की है, तो वो एक ही मात्र मेरे पास सोर्स है, वो है पब्लिक नोटिस, जिसको जाहिर सूचना आम शब्दों में बोला जाता है। किस तरह किया जाता है सर ये? भैया, भाई साहब राजपूत जी, ये जाके किसी भी अधिवक्ता से मिलके कि भाई 100 सौदा चिट्ठी या एग्रीमेंट आपको उनको दिखाना पड़ता है कि भाई ये सौदा मैंने परचेज़ किया है, अगर इसका पब्लिकेशन आपके द्वारा की जाए, अगर कोई आपत्ति है तो उसको बुलाया जाए। तो 8 दिन या 7 दिन या 15 दिन उसका एक शेड्यूल रहता है जनरल, उसको आपत्ति बुलाई जाती है। अगर कोई आपत्ति होती है तो उसको सॉल्यूशन विक्रेता देता है, तो आगे सौदा बढ़ पाता है। अगर कोई आपत्ति नहीं आती है या कोई उजर नहीं होती है तो फिर आगे जो है क्रेता, जो भावी क्रेता है, वो आगे बढ़ता है सौदे के लिए साहब। तो इसमें बायर को क्या क्या फ़ायदे हैं ये कराने से? बायर को ये फ़ायदे हैं कि अगर कोई भी उसमें इफ़ एंड बट्स होते हैं प्रॉपर्टी में, या कोई आपत्ति होती है, या कोई एग्रीमेंट पहले से ही करा हुआ हो, अगर उस इंसान को पता पड़ जाए, क्योंकि देखो सर्कुलेशन एक लिमिटेड एरिया तक जाता है। अब आप सुबह वाले पेपर में, जो बड़े पेपर हैं, नाम नहीं लूँगा इस समय में, पर अगर आप देते हैं तो उनका सर्कुलेशन कॉपीज़ ज़्यादा हैं। शाम के पे कुछ सांध्य दैनिक जो हैं उनके सर्कुलेशन कम है, पर आम जन तक जनरली वो पहुंच जाती है चीज़। तो क्या होता है, आदमी अवेयर हो जाता है, अरे यार ये संपत्ति तो पहले ही मैंने क्रय कर रखी है, अरे ये संपत्ति तो मेरे पास ऑलरेडी पहले से ही गिरवी है। तो इस टाइप से होता है। तो वो एक प्रॉपर सोर्स के द्वारा आप तक आपत्ति पहुँचाते हैं, और कोई आपत्ति होती तो वो प्राकट्य हो जाती है। तो जो भावी क्रेता होता है उस चीज़ के लिए अवेयर हो जाता है, नहीं यार इस संपत्ति का पहले जो भी है, जो भी चीज़ें भारित हैं उसका निराकरण करके बाद में परचेस की जाए। मतलब वो आप सेफ हो जाओगे कुल मिला के? पूरी सेफ लाइन है। यानी मैं सेफ लाइन इसलिए बोल रहा हूँ कि अवेयरनेस आ जाती है, भाई ठीक है, आदमी भाई ये संपत्ति बिक रही है और ये संपत्ति का सौदा हो रहा है, अगर कोई भार है, कोई आपत्ति है, किसी का कोई हित है। काफ़ी संपत्ति उत्तराधिकारिता के लिए भी आती हैं कि जैसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती हैं। अब उसमें क्या होता है, काफ़ी टाइम मैंने अभी जैसे बताया कि लोग बाले 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, उसमें से 3 भाई सौदा कर देते हैं। अगर चौथा भाई इस समय यहाँ पे नहीं है, अगर उसको पता पड़ता है जाहिर सूचना के माध्यम से, तो वो अपनी आपत्ति प्रकट करता है कि भैया ये संपत्ति में तो मेरा भी हित है। तो उस स्थिति में जो होता है, भावी क्रेता वो धोखे से और किसी भी आने वाली दिक्कतों से बच जाता है। सपोज कीजिए उसने मतलब ये पब्लिक नोटिस दिया, कोई आपत्ति नहीं आई, बाद में उस व्यक्ति को पता चलता है, जैसे मान लेते हैं वो चौथा भाई, उसको बाद में पता चला, रजिस्ट्री होने के 2 महीने साल भर बाद पता चलता है कि यार भैया ये ऐसा ट्रांजैक्शन हो गया है, तो ये सेम पब्लिक नोटिस वैसे में क्या होता है, मैंने फिर आपको एक बताया, उसका कोई लीगल बहुत वैल्यू जाहिर सूचना की नहीं है, पर एक क्रेता धर्म है।
ओके, इट जस्ट अ सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर जिसको बोलेंगे, प्रिकॉशनरी मेजर है ये। जाहिर सोचना एक टोटली प्रिकॉशनरी मेजर, यानी कि भाई ठीक है एक संपत्ति ले रहा हूँ मैं, मतलब कोर्ट में उसकी इतनी वैलिडिटी नहीं है। कोर्ट में पूछा जाता है जनरली कभी भाई आपने पब्लिक नोटिस दिया, बाकी उसका लीगल वैल्यू के हिसाब से मैं कहूँ तो टोटली प्रिकॉशन मेजर, और मेरे हिसाब से प्रिकॉशन मेजर आजकल बहुत मस्ट है। हाँ, मतलब आप सावधानी रखें, आप सीट बेल्ट लगाएं, एक्सीडेंट होगा तो आपके बचने के चांसेस ज्यादा हैं। जी बस बस बिल्कुल यही कहना चाहता एक चीज और सर, यहाँ बहुत डॉक्यूमेंट का जिक्र आता है, हम लोग जब बैंकिंग करते हैं, दैट इज पावर ऑफ अटर्नी। व्हाट इज पावर ऑफ अटर्नी? पावर ऑफ अटर्नी जनरली मुख्तियार, आम मुख्तियार, इसमें भी प्रकार होते हैं। स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी, जनरल पावर ऑफ अटर्नी, ऑथेंटिकेशन पावर ऑफ अटर्नी। ओके, ये तीनों क्या क्या हैं और एंटिटीज क्या हैं? स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी फॉर पर्टिकुलर कोई ट्रांजैक्शन होता है, जैसे सिर्फ एक संपत्ति रहती है जिसके लिए सिर्फ उसी कार्य के लिए जो रहता है, ओके, जैसे व्यक्ति किसी व्यक्ति को नियुक्त करता है। जनरल पावर ऑफ अटर्नी होती है जैसे मैं पिता पुत्र के बीच में हो रहे, पिता भाई बीमार हैं, वो रजिस्ट्रार में या कहीं पे भी कार्यालयों में नहीं जा सकते हैं, तो वो कार्य करने का अधिकार देता है अपनी ओर से कि भाई मैं अपने पुत्र को स्वयं सो कार्य करने के लिए समस्त अधिकार देता हूँ, भारतवर्ष में या मध्य प्रदेश में या जनरल, इन जनरल सारे कार्य। और ऑथेंटिकेशन पावर ऑफ अटर्नी सिर्फ अंगुष्ठ पावर ऑफ अटर्नी है। प्रेजेंटेशन जो रहता है वो सिर्फ आम मुख्तियार का रहता है, बाकी जो साइनिंग वगैरह जो दस्तावेजों पे होती है वो प्रिंसिपल के द्वारा होती है उसमें। मतलब जिसने पावर किया है वही करेगा जी। साइन। बेसिकली अगर वो सीधे शब्दों में जादूगर है, जादूगर ने तोते में जान डाल दी है और तोता बोलता है अब जा उड़ जा, मेरी तो पूरे तेरे पे पावर है जी, और जिस दिन मुझे जरूरत पड़ेगी वो जान वापस ले लूंगा मैं। ओके, तो पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में इट्स वेरी कॉमन कि लोग पावर लेके रख लेते हैं फिर बाद में उसके थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं, हाउ वैलिड इट इज? वैलिडेट है, पर उसमें भी क्या है कि राजपूत जी थोड़ी सी कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शंस हैं। जैसे पावर ऑफ अटर्नी पैसा प्राप्त कर सकता है, पैसा रख नहीं सकता है। ओके, इट मस्ट बी ट्रांसफर टू द प्रिंसिपल। मैंने आपको पैसा लेने का अधिकार दिया है, पैसा रखने का अधिकार नहीं दिया है। मतलब पैसा तो एक्चुअल ओनर के पास ही जाना जी, कि जान मेरी है तो मैं ही वापस लूँगा सब मैंने टेम्परेरी तौर पे आप में एक डाली है, तो वो एक थोड़ा सा ये रहता है कि लोगों को लगता है पावर ऑफ अटर्नी जो पैसा है वो अटर्नी को हाँ दिया जा सकता है, पर अटर्नी है जो जिसको आम मुख्तियार ग्रहीता है उसका धर्म है कि वो पैसा प्रिंसिपल जो आम मुख्तियार दाता है उस तक पहुँचाए। एक चीज़ और सर, पावर ऑफ अटर्नी में कई बार लोग ये बोलते हैं कि पावर ऑफ अटर्नी हमारी है, तो जैसे मैं बायर हूँ, मैंने किसी से प्रॉपर्टी खरीदी है, तो वो एक पावर से मुझे रजिस्ट्री कर रहे हैं, मैं उनसे बोलता हूँ चैनल पेपर में ये रजिस्ट्री भी, ये पावर भी मुझे चाहिए, बट वो मना कर देते हैं, नहीं ये तो मेरा है, मैं आपको नहीं दूँगा। नहीं, देखिए क्या होता है, जब किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का है, जैसे उसी संपत्ति का है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, पर एक पावर में एक से अधिक संपत्तियों के लिए पावर दिया गया है, तो उसके लिए एक हल है ना, सर्टिफाइड कॉपी आपकी निकल जाती है रजिस्ट्रार विभाग से, वो पूरी तरह से मान्य है, आप उससे अपना काम चला सकते हैं। ओके, ठीक है, ठीक। यानी उस पर आपके लीगल एस्पेक्ट्स और लीगल वेटेज पे कोई भी कमी नहीं आती है, क्योंकि बेसिक चीज़ है कि अगर एक से अधिक संपत्तियों के लिए दिया गया है तो उस पर्टिकुलर पावर क्यों देगा संपत्ति के लिए आपको। करेक्ट। अब सर आपके क्षेत्र में आते हैं, आप चूँकि रजिस्ट्रार से आते हैं, तो ये बहुत मुद्दा और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो आम जनता के हित में है। सरकार द्वारा बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं जिनके माध्यम से आप स्टाम्प ड्यूटी को बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। राजपूत जी, स्टाम्प ड्यूटी को बचा सकते हैं, पहले तो सबसे पहले अच्छा कदम लिया गया है कुछ चीज़ों के लिए, जैसे महिलाओं के लिए रजिस्ट्रेशन फीस में 2% की छूट दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये पर्टिकुलर एमपी में ही है कि पैन इंडिया है? नहीं, सिर्फ एमपी में है। ओके। और महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ सुविधा हर राज्य में है। ओके। पर एमपी में अभी पिछले दिनों से कुछ 2% की छूट जो है रजिस्ट्रेशन शुल्क के लिए वो महिलाओं को दी जा रही है। उसके बाद जो मॉर्गेज फीसेज हैं, मॉर्गेज की जो लोन एग्रीमेंट हैं, उसमें एमएसएमई के लिए भी बहुत सुविधा दी गई है, उसकी फ़ीस भी काफ़ी कम कर दी गई, आधा कर दी गई है, 0.25% कर दी गई है। अच्छा, एमएसएमई से सर एक क्वेश्चन पैदा हुआ है यहाँ पर, क्या एमएसएमई किसी ने भी रजिस्ट्रेशन करा रखा उन सबको ये बेनिफिट मिलेगा? बेसिकली सर एमएसएमई जिसने भी रजिस्ट्रेशन कराता है, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो स्टाम्प ड्यूटी में उसको फ़ायदा रहेगा।
ओनली मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को। उसके अलावा और किसी को नहीं है बेसिकली दिक्कत जाती है, बाकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए ही है वो। मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्पेशली है, जी। ठीक है। इनके अलावा और सर कोई? सर बेसिकली यही है, एमएसएमई को छूट है, इसका दायरा है। और रिसेंटली अभी उन्होंने जो बिल्डर रेशो एग्रीमेंट होते हैं उसमें भी कमी करी है ड्यूटी की। तो सरकार की द्वारा काफ़ी अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं इसके लिए। पर फिर भी मैं आपको परंतु बताता हूँ कि एमपी में रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, स्टाम्प ड्यूटी कॉस्ट सबसे ज़्यादा है, करीब करीब सारे स्टेट्स में से ज़्यादा है। तो जो छूट दे रहे हैं कहीं ना कहीं आमजन को इसको फ़ायदा मिल रहा है। बहुत ज़्यादा छूट अभी हुई नहीं है, पर सरकार का कदम अच्छा है, पहल अच्छी है कि अभी लेडीज़ के लिए 2% की रजिस्ट्रेशन फी का शुल्क कम किया गया है, मॉर्गेज के लिए एमएसएमई में कम किया गया है, होम लोन के लिए 0.25% कर दिया गया है, वो तो काफ़ी समय से प्रचलन में है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार सुविधा दे रही है और सरकार अग्रसर है सुविधाएं देने के लिए। एक सर इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप रजिस्ट्रार फील्ड में 15 साल से क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आपके ओपिनियन में ज़्यादा हाई स्टाम्प ड्यूटीज अच्छी हैं या कम स्टाम्प ड्यूटीज? बेसिकली भैया बहुत ये अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। जैसे कोई 1 करोड़ की चीज़ ले रहे हैं आप, अगर जेंट्स के नाम से रजिस्ट्री करवाते हैं आप, विक्रय पत्र का पंजीयन कराते हैं, तो 12.5% की ड्यूटी अटैक करता है। तो 12.5 लाख रुपए आप अपने रजिस्ट्रार में जा रहे हैं, तो आप 10% से ऊपर का आप अपना रजिस्ट्री कॉस्ट, साइबर का एप्रिसिएशन खत्म है आपका। हाँ जी। तो यहाँ कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देके आगे इस ड्यूटी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा आमजन को सुविधा देनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि आमजन के लिए एक एक रुपया करके इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। वो घर कैसे खरीदता है, ये क्या होता है कि आपकी जो मकान की कॉस्ट है या जो प्रॉपर्टी आप परचेज करते हैं, जैसे आदमी का पहला घर है, उसको सबसे पहले देखना पड़ता है ये तो मेरा मकान का कॉस्ट है, इसके साथ इतनी रजिस्ट्री भी की ड्यूटी भी लेनी पड़ेगी। उसके लिए उसको कहीं ना कहीं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, यानी ज़्यादा चक्करों में पड़ना पड़ता है। तो मेरे को ये लगता है कि गवर्नमेंट को इसका ध्यान रखते हुए स्टाम्प ड्यूटी में थोड़ा कमी करनी चाहिए। एक्चुअली ये क्या पूरा एक साइकिल बन जाता है सर, जो आपकी बात बोली उससे रिलेटेड मैं एक बात बताता हूँ कि क्या है कि अगर हाई स्टाम्प ड्यूटी होगी तो फिर वो ब्लैक एंड वाइट का कंपोनेंट बढ़ जाता है ना, लोग कैश ट्रांजैक्शंस में ज़्यादा जाते हैं, फिर उसकी वजह से बैंक्स को भी पैसा नहीं दे पाते, मतलब बैंक भी उन लोगों को फंडिंग नहीं कर पाते, क्योंकि बैंक भी कहीं ना कहीं गाइडलाइन से बंधे हुए हैं जी। और इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो घर खरीद सकते थे वो घर नहीं खरीद पाते। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मैं यही कहना चाह रहा था कि अगर ये सुविधा मिल जाए गवर्नमेंट की तरफ से, स्टाम्प ड्यूटी थोड़ी कम की जाए, तो मुझे लगता है कि व्यापार भी बढ़ेगा, सौदे भी बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। करेक्ट। जो डेवलप्ड स्टेट है, मैंने ऐसा नोटिस किया है, आप करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूँ तो, कि वहां पर स्टाम्प ड्यूटी कम है। जी, बनिस्बत एमपी के कम है। करेक्ट, राइट। चलिए ठीक है सर, नेक्स्ट चीज हम लोग अगली तरफ चलते हैं, दैट इज इनकम टैक्स एंड प्रॉपर्टी सेलिंग प्राइसेस। ये किस तरह लिंक्ड है? देखिए, इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी सेलिंग प्राइस सिर्फ एक ही जगह से कैपिटल गेन सीजी के लिए आता है। देखा जाए तो उससे ज़्यादा उसका कोई नहीं है। जैसे आप सौदा कर रहे हैं 1 रुपये का या 2 रुपये का, उस पर कितना भार आता है सीजी का आपका, उससे लिंक्ड है। दूसरी बात, 30 लाख से ऊपर का ट्रांजेक्शन अगर आप करते हैं तो ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रार विभाग के द्वारा आपकी जानकारी करेक्ट इनकम टैक्स में चली जाती है। और सरकार के द्वारा ये 5 लाख से ऊपर का कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें पैन कार्ड अनिवार्य है आपका देना। तो एक तरीके से देखा जाए तो इनकम टैक्स विभाग के पास आपकी पूरी जानकारी पहुंच रही है। पर उसमें परंतु क्या है कि जनरली 30 लाख से ऊपर का दस्तावेज जो रहता है वो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा इनकम टैक्स विभाग को भेजा जाता है। तो ये जो कैपिटल गेन टैक्स है ये है क्या, थोड़ा सा इसको ब्रेक करेंगे? बेसिकली वो मेरा दायरा नहीं है, फिर भी एक जनरल नॉलेज के लिए हिसाब से मैं बताता हूँ। ये सीए जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह रहते हैं या सीएस रहते हैं, उनका दायरा है। बेसिकली जैसे मैंने 1 रुपये की संपत्ति खरीदी आज से 3 साल पहले या 5 साल पहले, आज की तारीख में 1 रुपये की संपत्ति खरीदी, मैंने 10 पैसे उस पर रजिस्ट्री के खर्च किए, तो मुझे घर में 1 रुपये 10 पैसे की संपत्ति पड़ी। और मैं आज जो सेल कर रहा हूँ संपत्ति को, वो आज की गाइडलाइन वैल्यू या रेडी रेकनर के हिसाब से 1 रुपये 30 पैसे है। तो वो जो 20 पैसे है वो मेरा फ़ायदा होगा, तो वो जो रहता है कैपिटल गेन के दायरे में आता है, उसके ऊपर आपको टैक्स देना रहता है। उसके भी अलग अलग स्लैब्स हैं, उसमें भी आपके सीए जो संबंधित सी हैं,
कैसे उसको बचाना है, कैसे उसको मैनेज करना है, वो अधिक जानकारी आप आमजन वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, वहाँ से उनको उसकी जानकारी मिल जाएगी। वेरी गुड। और ये इसका कुछ टाइमलाइन भी है कि कैपिटल गेन का, कि इतने समय के ऊपर ही लागू होता है ये? वैसे बेसिकली देखा जाए तो अगर सब आवासीय संपत्ति है तो आवासीय संपत्ति में अगर 1 साल के अंदर आप संपत्ति कहीं और आवासीय परचेज करते हैं तो उसमें आपका काफ़ी रिबेट्स हैं। और टाइमलाइन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सबको पता है, जनरल जो आम जन है। तो वह फिर बोला कि वो क्राइटेरिया जो रहता है सीए आपका प्रॉपर अच्छे से उसको डिस्क्राइब कर सकता है कि आप किस क्राइटेरिया में आ रहे हैं और किस क्राइटेरिया से आपको यानी किस टाइम शेड्यूल के हिसाब से क्या टैक्स लगना चाहिए, तो वो आपको बेहतर ज़्यादा अच्छे से बता सकता है। नेक्स्ट चीज सर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन में आती है, दैट इज विल। विल जिसको कि एक बहुत आम दस्तावेज माना जाता है, पर वो हिंदू सक्सेशन एक्ट की एक मेन दस्तावेज है। और मेरे को ऐसा लगता है कि जो मैटर्स होते हैं कोर्ट में वो सबसे ज़्यादा जो जाते हैं विल के ऊपर ही जाते हैं। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो विल सबसे मेरे हिसाब से हम आम जनता को लगता है कि विल बहुत इजी दस्तावेज है, पर विल का प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। विल में ध्यान रखा जाना जरूरी है। विल का रजिस्टर्ड होना कोई ज़रूरी नहीं है, पर अगर रजिस्टर्ड होता है तो आपका रिकॉर्ड रजिस्टर्ड दस्तावेज में रहता है, तो आपका वहाँ पे एविडेंस मजबूत होता है। विल का 2 गवाहों के समक्ष होना वो भी अनिवार्य है, पर जब वो चीज़ रजिस्टर्ड होती है तो आप एक तरीके से रजिस्ट्रार ऑफिस में आपका रिकॉर्ड जमा रहता है, तो चैलेंजेस कम हो जाते हैं। और एक क्वेश्चन और है सर, विल का और फाइनेंस का क्या कनेक्शन है? बेसिकली विल और फाइनेंस का भैया कनेक्शन देखा जाए तब विल की संपत्ति, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ए हूँ, मैंने अपने बेटे को बी को अपनी मृत्यु के पूर्व ही एक पूरा मैंने एक व्यवस्था कर दी कि भैया सो एंड सो बी जो मेरा बेटा है वो मेरा उत्तराधिकारी रहेगा। करेक्ट। ठीक है। जब आप निर्वसियत ही जाते हैं, बिना वसियत के चले जाते हैं, तो फिर उस स्थिति में आपके खर्चे भी बढ़ते हैं, जटिलताएं भी बढ़ती हैं, और फाइनेंस के लिए जब आप जाते हैं तो आपसे सक्सेशन सर्टिफिकेट मांगा जाता है। ओके। जो कि एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया है, खर्चीली प्रक्रिया है। सक्सेशन सर्टिफिकेट क्या होता है? उत्तराधिकार प्रमाण पत्र होता है कि फॉर एग्जांपल कोई जैसे एक बंदा है, वो कोई भी एक व्यक्ति है, आम भाषा में बंदा बोला मैंने, सॉरी। तो कोई एक व्यक्ति अगर निर्वसित चला जाता है तो आप उसके उत्तराधिकारी हैं, ये साबित करने के लिए आपको कोर्ट से प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। और वो कितने समय में मिलता है? उसका टाइमलाइन 4 से 5 महीने रहता है करीब करीब। आपको प्रक्रिया तो जल्दी करनी है, पर क्या है कि कोर्ट के पास इतने सारे केस पेंडिंग्स हैं, तो उसकी जो प्रक्रिया है उसमें बहुत ज़्यादा समय खर्च हो जाता है। तो विल करने से इन सब जटिलताओं से फ़ायदा रहता है। और विल में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर उत्तराधिकारी घोषित हो जाता है तो उसको बहुत कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं रहती है। और अगर वो रजिस्टर्ड हो तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि रजिस्टर्ड होने पे क्या होता है कि आपका दस्तावेज रिकॉर्ड रूम में रहता है, और वहाँ से आप साक्ष्य स्वरूप उसका सर्टिफाइड कॉपी निकाल के कहीं भी जमा, जहाँ पे बैंकिंग में या फाइनेंस के लिए आपको ज़रूरत लगती है, तो वहाँ आप जमा करा के, तो आपका जो भी फाइनेंस वाला है उसको चैनलाइज करके आपको सुविधापूर्ण आपका लोन प्रदान कर देता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया है। और विल एक्चुअल में बहुत सारे चीज़ों से जुड़ा हुआ है, सिर्फ अकेले फाइनेंस से नहीं जुड़ा हुआ है। जैसे फैमिली मैटर्स हैं उससे भी जुड़ा हुआ है, सिविल मैटर्स हैं उससे भी जुड़ा हुआ है। यानी विल करना एक बहुत समझदारी बड़ा कार्य है कि एक समय रहते अगर आप विल करते हैं तो आगामी दिक्कतों से बच जाते हैं आप। मतलब वो एक रामबाण है बहुत सारी बीमारियों का। जी जी भाई साहब, बिल्कुल। मैं पर अभी उसके लिए अवेयरनेस अपनी कम है। अभी भी क्या होता है कि हमारे समाज में एक जनरल, अब मैं आउट ऑफ द वे थोड़ा सा लीगलिटी से बाहर जाता हूँ। जैसे मैं हुआ, अब अपनी माताजी को जनरली ऐसा रहता है कि माताजी को बोलो यार कि ये संपत्ति मेरे नाम से कर दें, तो यार ये बोले यार पहले से ही ऐसा सोच रहा है कि बंदा देखो कि ये है, ये एक बड़ी क्लिष्टता है। तो इसके लिए एक सजगता लानी चाहिए कि भैया ये जो है आपकी मृत्यु के बाद की व्यवस्था है। ओके। क्यों नहीं करते मतलब इसका रीजन क्या है? रीज़न कुछ भी, समझाइश की कमी है।
मतलब बुजुर्गों को अपने बच्चों पे भरोसा नहीं है या बच्चों को बुजुर्गों पे भरोसा नहीं है? मैं फिर बोल रहा हूँ कि समझाइश की कमी है, कोऑर्डिनेशन की कमी है। कोऑर्डिनेशन की हाँ हाँ जी, बस उनको इतना कहना है, सर आप जब तक जीवित हैं आपकी संपत्ति है, आप बड़ी हयाती दे मालिक आपको, आपको बहुत उम्र आपकी लंबी करे, जब आप नहीं रहेंगे तो उसकी व्यवस्था है ये। उस स्थिति का डॉक्यूमेंट है, उससे पहले इसका कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल भैया उसी स्थिति में होगा, क्योंकि जब तक आप हैं आपकी संपत्ति है, आपके बाद किसी और की है, जिसको भी आप उत्तराधिकारी नियुक्त कर रहे हैं अपना। अगर आपने विल नहीं करी और आपकी डेथ हो जाती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके परिवार को क्या क्या झेलने पड़ेंगे फाइनेंशियल? फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा भैया, देखिए फाइनेंशियल तो बहुत सारी दिक्कतें हैं इसमें, कि अगर आप विल नहीं करते हैं तो जैसे आप 5 भाई हैं, पांचों को सम बराबर का अधिकार होता है। अगर उसमें से कोई एक परिपक्व जो एक पर्सन है वो कमज़ोर है, जो कि संपत्ति आगे कुछ करना चाहता है, तो वो अकेला कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो पांचों को लेके चलना है। और मैं हूँ, एक ही बेटे ने मेरी सेवा करी है और मैं संपत्ति उसी को देना चाहता हूँ, और मैं जाते जाते वो काम नहीं कर सका, तो उन 4 भाइयों को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा, सारी सक्सेशन चलने पड़ेंगे, बहुत सारी कानूनी फॉर्मेलिटी बढ़ जाएगी। और आपको पता है कि अमूमन क्या होता है, प्रॉपर्टी को लेके मैटर्स तो बनते ही हैं फैमिली में, तो इन सभी चीज़ों को झेलना पड़ेगा। तो विल जो आपने ये मुद्दा निकाला है बहुत बेहतर है कि विल अपने समय रहते सही समय पे उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी जाए, और उसमें आदमी पूरी तरह से सेफ है। जब तक आप हैं तब तक आपकी है, आपके बाद जिसको आप नियुक्त कर रहे हैं उसकी है। बहुत सिंपल फंडा है सर। इंटरेस्टिंग। एक क्वेश्चन और है सर इसमें, थोड़ा सा आउट ऑफ द लीग है वैसे तो, बट इससे जुड़ा हुआ है। किस एज में विल करनी चाहिए? सर विल जो बेसिकली एज है उसका कोई दायरा नहीं है, उसका कोई दायरा नहीं है। अब 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति विल कर सकता है। हाँ जी, कर सकता है। तो बेसिकली पर क्या होता है कि अमूमन जो देखने में आता है, जब आदमी प्रौढ़ावस्था के तरफ जाता है तब आदमी को सोचता है कि नहीं यार, ये हो सकता है कि मेरे बाद कुछ गड़बड़ियाँ हो जाएं, या कोई परिवार में क्लेश बने, या परिवार में कोई फूट पड़े, तो उससे अच्छा मैं ये अपनी जो अंतिम इच्छा पत्र, जिसको विल बोलते हैं, जिसको टेस्टामेंट बोलते हैं, आप किसी भी वसीयत का नाम दे सकते हैं, तो वो अंतिम इच्छा अपनी प्रकट करके अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। अच्छा, एक चीज़ और है सर इसमें, क्या विल को सीक्रेट रखा जा सकता है अंटिल डेथ? हाँ जी, विल को सीक्रेट रखा जा सकता है। उसके लिए एक रजिस्ट्रार में आपको बहुत अच्छी सुविधा दी गई है कि रजिस्ट्रार कार्यालय में आप विल करा के वहाँ जमा करा सकते हैं, और जिस दिन भी आपकी डिमाइस होता है तो संबंधित व्यक्ति जो भी जानकार हो, एक व्यक्ति को जिसको भी कि सो एंड सो संपत्ति मेरे यहाँ पे मैंने विल करके रजिस्टर ऑफिस में, तो उसको संज्ञान दिया जाए। और यहाँ तो फिर आप अपने अधिवक्ता को भी संपत्ति, काफ़ी टाइम क्या होता है जो अपने अटर्नी होते हैं लोग, ओके, तो उनको रखने के लिए चाहिए भाई मैं जब तक हूँ ये बताना नहीं है, मेरे बाद सो एंड सो व्यक्ति को। इसका एक कारण है कि भाई अब 4 पुत्र हैं मेरे, मेरी सेवा सिर्फ एक ही पुत्र कर रहा है, और 3 को मेरे को संपत्ति नहीं देनी है। अगर आज से ही मैं उसको ओपन कर दूंगा तो जो क्लेश 5 साल या 10 साल के बाद होना है वो आज से शुरू हो जाता है जी। तो वो कहीं ना कहीं गोपनीयता एक अच्छी बात है। तो इसका मतलब देखिए, इसमें डाउट क्या रहता है कई लोगों के, हम किस वकील पर भरोसा करें? वो भी एक बड़ा क्वेश्चन है कि यार मैं किस लॉयर पे भरोसा करूं, या किस फैमिली मेंबर पे भरोसा करूं, या रजिस्ट्रार पे भरोसा करूं, तो किसे करूं? क्योंकि मेरा जाने के बाद नहीं, देखिए मैं फिर बोलता हूँ, अब क्या होता है कि आप डॉक्टर उसी के पास जाते हैं जैसे फैमिली डॉक्टर होता है आपका, आमूल चल जो छोटी छोटी बीमारियां रहती हैं, या जो हमारा घरेलू डॉक्टर होता है जिसको अपन अपना दिल खोल के बता सकते सर ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है मुझे। इसी प्रकार से एक एडवोकेट भी होता है जिसके पास अपनी छोटी छोटी जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं संबंधित आप लेके जाते हैं, तो आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, वो करना भी चाहिए। क्योंकि देखिए जो भी अधिवक्ता है, एक लंबे समय तक आप उसके पास जब आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं उससे अटैचमेंट हो ही जाता है ऐसा। और देखो अधिवक्ता का भी धर्म बनता है कि अपने क्लाइंट की सारे हितों का सुरक्षा करें। इसमें सर अब अपन आते हैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर, दैट इज अभी अधिवक्ता वाली बात आपने बोली। एक अच्छा अधिवक्ता एक क्लाइंट कैसे चुने अपने लिए जो उसके लिए अच्छा है? राजपूत जी, इसमें
एक चीज़ है कि देखिए अब अधिवक्ता तो बहुत सारे प्रैक्टिस में हैं। अब आप जब मिलेंगे तो ही आपको पता पड़ेगा कि आपके लिए बेहतर कौन है। हो सकता है कि अब इंदौर में करीब करीब 6000 अधिवक्ता हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब वो तो जब आप उनके साथ जाके मिलेंगे, जब आपकी समस्याओं का हल आपको वो प्रॉपर तरीके से देंगे, तभी आपको पता पड़ सकता है कि आपके द्वारा जो चयन किया गया है वो सही है कि नहीं है। अब देख रहे हैं आप जाएं, पर यह है कि अधिवक्ता का धर्म ये है कि सबसे पहला ये धर्म है कि अपने क्लाइंट के हितों को सेव करना किसी भी परिप्रेक्ष्य में। एक कोई चेक पॉइंट या कोई चेकलिस्ट आप एक रिकमेंड करेंगे, ये पॉइंट्स तो चेक कर ही लेने चाहिए? सबसे पहला पॉइंट ये है कि भैया जो दस्तावेज लेके आता है उसको बहुत इजी शब्दों में समझाई जाए, न कि क्लिष्ट शब्दों में, क्योंकि एक आम जन कानूनी भाषा नहीं समझता है। मैं धाराएं सेक्शन सारी समझाऊंगा या कुछ करूंगा, वो नहीं समझेगा। उसको संपत्ति, आप जैसे आप एक डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, आप उसको कंपोजिशन बताएंगे भैया ये तो एस्मेप्रोजाल है या राबेप्रोजाल है, ये गैस में काम करेगी। उसको एस्मेप्रोजाल और राबेप्रोजाल से उसको तो ये पता है कि ये गैस में काम करना चाहिए। सबसे पहला है कि आपका समझाने का रवैया जो होता है होना चाहिए, बहुत ईजी होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, आपकी शब्दावली ऐसा होना चाहिए कि आपकी रिलायबिलिटी बढ़े, क्लाइंट आपके ऊपर विश्वास कर सके। आपके वक्तव्य ऐसा होना चाहिए कि आपकी बातों को वो खारिज ना कर सके। भाई जो कानून है कॉमन सेंस है। जैसे आप कोई भी कार्य करते हैं अपन लोग, अब वो कॉमन सेंस के आधार पे करते हैं, तो वो सेंस जो है क्लाइंट का जागना चाहिए। नहीं जो ये बात कर रहा है मेरे परिप्रेक्ष्य में है और ये चीज़ मेरे को हजम हो रही है अच्छे से, कि भाई ठीक है ये आदमी जो मेरी बात कर रहा है, मेरे हितों की सुरक्षा की बात कर रहा है और मेरी सारी चीज़ों की बात कर रहा है और मुझे बेहतर हल दे सकेगा मेरी परेशानियों का, मेरे प्रॉब्लम्स का। मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये क्राइटेरिया आपको तय करना है। जैसे आप किसी से मिलेंगे, मैंने फिर बोला कि अच्छा अधिवक्ता एक तो नॉलेजेबल होना चाहिए, उसको कानून का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, पर कानून का संपूर्ण ज्ञान होते हुए उसको सरल शब्दों में अपने क्लाइंट को समझाने की काबिलियत होना चाहिए। ओके, तो इसमें सर एक बहुत, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ पता है सर, हम में से ज़्यादातर आम लोग वकीलों से डरते हैं। मतलब ऐसा बोला जाता है हिंदुस्तानी कल्चर में कि काले कोट और क्या बोलते हैं पुलिस वाले, इनसे थोड़ा दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही दूर की रहे तो अच्छा है, इनसे ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। बट लॉ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफेशन, मेरा ऐसा मानना है। जी भैया, ये सिर्फ एक बात है। बाकी देखा जाए तो बेसिकली आपके हितों की सेफ्टी लॉयर करता है किसी भी परिप्रेक्ष्य में, वो सिविल हो, क्रिमिनल हो, रेवेन्यू फील्ड हो। तो मुझे नहीं लगता कि किसी डरने की बात है। अधिवक्ता आपका सेफ गार्ड है। करेक्ट करेक्ट। आपके जो आपके फाइनेंस के हित हैं, जो आपके अधिकार हैं, जो आपकी पूरे राइट्स हैं, उसको सेव करने का सेफ गार्ड है। आपको वो बताता है कि नहीं नहीं इन चीज़ों को करने से आप पूरा सेफ रहेंगे, इन चीज़ों का आपका कानूनन हक है, ये चीज़ों को करने के लिए आपको ये करना चाहिए, इस कदम को उठाना चाहिए कि जिससे आप कानूनी रूप से मजबूत हो सकें। तो मुझे लगता है अधिवक्ताओं से डरने की कोई बात नहीं है। अधिवक्ता आपके हितैषी हैं, तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। आप फ्रीली अपना जो भी थॉट है उनके सामने बोल सकते हैं और उसका अच्छा बेहतर हल जो भी आपके संबंधित लॉयर हैं या अधिवक्ता भाई हैं मेरे, वो आपको देंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि कोई देखिए, अब समंदर है, उसमें विभिन्न प्रकार की मछलियां हैं, शार्क भी हैं, वेल भी हैं, तो छोटी मछलियां भी हैं, तो सबका जो नेचर होता है वो अलग अलग होता है। तो इसी प्रकार अधिवक्ता की फील्ड में भी अलग अलग दायरे हैं, अलग अलग हैं। और पर बेसिकली अपन आ जाए कि बेहतर हल मिलना चाहिए आपकी प्रॉब्लम्स का और आपके क्वेश्चंस का। ओके, तो मैं इसमें सर एक एनालॉजी बताता हूँ कि चूंकि मैं बीइंग अ बैंकर बहुत बिजनेसेस से मिलता हूँ, ये चूंकि बिजनेस से रिलेटेड लोगों का पॉडकास्ट है, तो मैंने देखा है कि ज़्यादातर जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं दे वर्क इन अ टीम, और उनकी टीम में एक या दो अच्छे लॉयर्स हमेशा होते हैं। दूसरी चीज़ मैंने ये देखी है कि वो लॉयर्स शुरू से रखते हैं, ऐसा नहीं बाद में रखते हैं, ताकि लीगल दिक्कत आए ही ना। तीसरी चीज, वो अपने लॉयर्स को अच्छा पे करते हैं, मतलब दे अच्छा पेमेंट देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नेगोशिएट करते हैं।
मैंने अक्सर लोगों को देखा ये गलती करते हुए कि वो जहाँ नेगोशिएट करना चाहिए वहाँ नहीं करते और जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ करते। तो लॉयर इज अ प्रोफेशन कि अगर आप इसको प्री पे करोगे, मुझे ऐसा लगता है, मैंने फील किया है, मेरे क्लाइंट्स के साथ फील किया है, पर्सनली भी मैंने फील किया है, आप अच्छे लॉयर को सही पे करोगे वो आपका बहुत सारा समय और पैसा बचा देगा। बिल्कुल आपकी सही सोच है इसकी। मैंने फिर आपने बोला कि भाई थॉट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, आप अपनी थॉट को सही रखें और पॉजिटिव रखें कि नहीं आपका लॉयर आपके साथ अच्छा करे तो वो वाकई अच्छा करेगा। देखिए बाकी मैं फिर बोला कि हर प्रकार के व्यक्ति हर प्रकार की फील्ड में हैं, ये आपको चयन करना है कि आप किसके पास जा रहे हैं, उसकी रिलायबिलिटी कितनी है। वो देखिए अमूमन आपको माउथ पब्लिसिटी एक आपने बात सुनी होगी, तो माउथ पब्लिसिटी से आपको सब पता पड़ जाता है। आप जिसके पास जाते हैं जनरली आप अपने दोस्तों यारों से सब पूछ लेते हैं कि भाई सो एंड सो के पास जा रहा हूँ, क्या मुझे बेहतर हल मिल सकेगा। एक जनरल जानकारी भी आपको मिल जाती है कि भाई अगर आप इसके पास जा रहे हैं तो इसके इन वकील अधिवक्ता भाई के पास जाने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, करेक्ट, आपके हितों की सुरक्षा होगी। इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूँ सर व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि यार मैं लॉयर से मिलूँ तो कैसे मिलूँ। आपने जो पॉइंट बताए वो तो है, एक पॉइंट मेरे क्लाइंट हैं उनका एक तरीका है, वो कभी भी कोई भी चीज़ करते हैं नहीं तो वो क्या करते हैं 5 लोगों से मिलके ही करते हैं। यानी वो फर्स्ट से मिलते हैं, इनसे क्वेश्चंस करते हैं, इनसे जो आंसर्स मिलते हैं वो सेकंड से करते हैं, सेकंड से मिलते हैं थर्ड से मिलते हैं फोर्थ। मतलब वो ऐसा मुझे बोलते हैं कि शेखर 5वीं तक पहुंचते पहुंचते तो आधा एक्सपर्ट में हो जाता हूँ उस फील्ड का। बनी बात है, पर सर मैं समझता हूँ ज़्यादा मिलने से भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न भी क्रिएट होते हैं। करेक्ट, दैट इज आल्सो पॉसिबल। ठीक है ना सर। क्या होता है कि जब आप किसी अच्छे होटल पे जाते हैं या किसी भी अच्छे होटल का कहने कोई भी एक जनरल में आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप विश्वास करके जाते हैं कि नहीं हमको यहाँ पे बेहतर सर्विस है तो बेहतर खाना वगैरह सब जो मिलेगा रेस्टोरेंट में मिलेगा, तो इससे में विश्वास बड़ी काम फेथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। जी, कहीं भी आप जाते हैं तो आपका फेथ काम करता है। अच्छा, आपके फेथ करने से सामने वाला जो प्रोफेशनल है उसका भी फेथ आपके क्लाइंट के ऊपर बढ़ता है कि नहीं यार ये बंदा मेरे पास आया है, ये व्यक्ति मेरे पास आया है, कुछ उम्मीद लेके आया था तो मैं इसके बेहतर हल करूं। तो ये विश्वास की बड़ी बड़ी चीज़ है कि आप अगर अपना विश्वास बनाए रखेंगे अपने प्रोफेशनल के ऊपर या जो अधिवक्ता जो आपको हल दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको सॉल्यूशंस प्रॉपर मिलेंगे सर। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ सर। रिसेंटली हमने अपनी कंपनी के लिए एक प्रोफेशनल हायर की किसी सर्विस के लिए। हमने उनकी एनालॉजी के आधार पर तकरीबन 7 लोगों के इंटरव्यू कंडक्ट किए। उसके बाद हमने जैसे हायर किया उसका हमने कोई इंटरव्यू नहीं लिया। उसका रीज़न क्या था? क्योंकि वो मेरे फ्रेंड के भाई थे। अच्छा, दैट्स इट। मतलब वहाँ क्वेश्चंस खत्म हो गए क्योंकि वो मेरा मित्र, उसको मैं बहुत सालों से जानता हूँ, इज अ वेरी गुड गाय। और उसने मुझे बोला कि मेरे भैया इस लाइन में 25 साल से हैं एंड मेरा काम भी वही देखते हैं, उसका काम बहुत अच्छा था। बनी बात है। देखिए ट्रस्ट बहुत बड़ा काम करता है। जैसे यहाँ भी आपकी जो बात कही गई उसमें ट्रस्ट आ गया, यानी रिलायबिलिटी होना चाहिए किसी भी चीज़ की। और फिर भी मैं बता रहा हूँ कि जैसे आपने बताया कि जैसे आप माउथ पब्लिसिटी होती है या जैसे पर्सन टू पर्सन आप जिसके बारे में सुनते हैं, भाई अगर कोई अच्छा है और एक अच्छा कार्य कर रहा है जो अपने क्लाइंट के फेवर में है, कहीं ना कहीं उसका नाम आपको पता पड़ जाता है दबे शब्दों में। अभी सर एक बात करते हैं, अभी संपदा 2 लॉन्च किया गवर्नमेंट ने, इसके बारे में थोड़ा बताएं। संपदा 2 नया सर्वर है, बहुत अच्छी कोशिश की गई है सरकार के द्वारा, पर इन दिनों कुछ थोड़ी सी समस्याएं सर्वर के स्लो होने से आ रही हैं। बाकी पारदर्शिता के संदर्भ में जो भावी क्रेता हैं या जो भी हैं उसके संदर्भ में बहुत अच्छा कार्य गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है और अधिकारियों से भी पूरा सहयोग मिल रहा है उसके संदर्भ में। पारदर्शिता बढ़ेगी, आपका कोई भी काम आपके बायोमेट्रिक्स के द्वारा होगा, का सारा काम आपका ऑनलाइन हो गया है। कुछ समय में आपकी वीडियो आधारित रजिस्ट्री भी शुरू हो जाएगी। हाँ जी, वीडियो आधारित रजिस्ट्री भी शुरू हो चुकी है एक्चुअल में, पर अभी पूरी तरह से बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं आई है। कुछ दस्तावेज, सारे दस्तावेज नहीं हो पाएंगे उसमें, पर कुछ दस्तावेज को गवर्नमेंट ने लागू कर दिया है उसमें। और उसके लिए आपका डबल बायोमेट्रिक हो रहा है। पहले आपके जो सर्विस प्रोवाइडर एंड पे जो बायोमेट्रिक्स लिए जा रहे हैं, बाद में उसका वेरिफिकेशन रजिस्ट्रार कर रहा है। तो कहीं ना कहीं फ्रॉड के और कहीं ना कहीं फ्रॉड बेईमानियों का जो दायरा है वो कम हो जाएगा। मेरे को लगता है कि आने वाले समय में हो सकता है कि नगण्य हो जाए। बहुत अच्छा सिस्टम है उसमें।
आपको गवाहों को जाने की रजिस्ट्रार में ज़रूरत नहीं है। पहले गवाहों को जाना पड़ता था। अब गवाह सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर के एंड पे अपने बायोमेट्रिक्स दे के अपना कार्य करके चले जाते हैं। सब पार्टियों को जाने की ज़रूरत पड़ती है उसमें, और जितना भी काम होता है वो सब डिजिटलाइज हो गया है। OTP से संबंधित है। आपके पास लिंक आती है, पहले आपके पास लिंक आएगी, आप लिंक में एज ए बायर सेलर ऐड करेंगे, उसका मैसेज आएगा आपके पास। जो भी कार्य का आप करते हैं स्टेप बाय स्टेप, आखिरी स्टेप रहता है जो आप डीड बनाते हैं, वो तभी एग्जीक्यूट होती है जब आपके पास लिंक आएगा। लिंक में आप पढ़ के उसको ओके करेंगे। पहले क्या होता था, अधिवक्ता के पास जाते थे तो एक भरोसे पे, ठीक है ये अपन ने स्लॉट पेपर साइन करके दे दिए और सारी चीज़ें कंप्लीट होके काम हो जाती थी। पर इसमें एक बहुत अच्छा ये पहलू दिया है उन्होंने। पहले आपका जो आखिरी वाली लिंक है, लिंक में आपके पास जो दस्तावेज आप निष्पादित कर रहे हैं पक्ष का, देने वाला लेने वाला दोनों के पास जाएंगे, पूरा वेरिफिकेशन करेंगे कि क्या संपत्ति मैं दे रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ। जब आप वो पूरा पढ़कर उसको ओके करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो ही आपका दस्तावेज निष्पादित हो सकेगा। तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता बहुत बढ़ गई है उससे। तो इस समय अच्छा कार्य कर रही है गवर्नमेंट, पर सर्वर की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब तो सर्वर के बारे में बात करते हैं। सर्वर तो बड़ी समस्या है। सर्वर की काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है इन दिनों, पर उसके भी लिए जो हमारे अधिकारीगण हैं, महानिरीक्षक अमित तोमर साहब, उप महानिरीक्षक युपाचपाई साहब, हमारे इंदौर संभाग के 4 डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार हैं, माननीय डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार दीपक शर्मा सर, अमरीश नायडू सर, राठौर साहब और चक्रपाणी मिश्रा जी पूरा सहयोग कर रहे हैं। जितने भी सब रजिस्ट्रार हैं, चारों सब रजिस्ट्रार में इंदौर में स्थित, वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आम जन को दुविधा ना हो, परेशानी ना आए। पर अब सर्वर का प्रॉब्लम है, वो टेक्निकल प्रॉब्लम है। वो तो जो कार्य एजेंसी को गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है वो ठीक कर सकती है, वो भी प्रयासरत है। पर यह है कि गवर्नमेंट के एंड पे या अधिकारियों के एंड पे पूर्ण सहयोग मिल रहा है। टाइमलाइन अभी पहले के मुकाबले रजिस्ट्री में कम हुआ है कि बढ़ गया है? थोड़ा सा टाइम बढ़ा है, पर उससे पारदर्शिता बढ़ी है। आपकी दस्तावेज की जो पारदर्शिता है वो बढ़ी है, और कॉन्फिडेंस जो आदमी का बढ़ रहा है कि नहीं यार ये सारी चीज़ें मेरे पास पहले दिख रही हैं, मैं ओके कर रहा हूँ, तो आगे बढ़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं फ्रॉड के चांसेस कम हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छा संपदा 2 जो है वो अच्छा सर्वर है, और आगे चल के मेरे को लगता है कि जन सामान्य के यूज टू हो जाएंगे सब चीज़ें। सर EM, IM और RM क्या होता है? EM और RM का मैं आपको बता देता हूँ। EM जनरली इक्विटेबल मॉर्गेज होता है। बेसिकली क्या होता है कि EM में आप टाइटल ऑफ डिपॉजिट, जो टाइटल डीड्स होते हैं उसको डिपॉजिट करते हैं। वहाँ पे आपकी मालिकियत का हस्तांतरण नहीं होता है। अगर आप किसी कारणवश जो आप पेमेंट लोन प्राप्त कर रहे हैं बैंकर से, ऋणदाता से, अगर आप नहीं करते हैं तो उस स्थिति में वो आगे जाके कानूनी कार्रवाई करके उस संपत्ति से आपका पैसा प्राप्त कर सकता है। ड्यूटी कम है, इजी है। इक्विटेबल मॉर्गेज, उसमें भी होम लोन, मॉर्गेज लोन दोनों आते हैं। उसमें ड्यूटी 0.25 और 0.5% है, बहुत नॉमिनल फीसेस हैं। रजिस्टर्ड मॉर्गेज वहाँ है जहाँ पे टाइटल में कहीं थोड़ी सी कमी रहती है, तो बैंकर रजिस्टर्ड के लिए जाते हैं, जहाँ पे आप अपनी स्वामित्व का भी हस्तांतरण करते हैं। अगर किसी स्थिति में, यानी आप देखें विशेष अधिकार आपको प्राप्त होते हैं रजिस्टर्ड मॉर्गेज में, पर क्लिष्टता ज़्यादा है, प्रोसेस लंबी है, ड्यूटी बहुत ज़्यादा है। ड्यूटीज में कितना तकरीबन आ रहे हैं? 1.8% है। 1% इज स्टाम्प ड्यूटी, 8% इज रजिस्टर्ड फीस, और वहाँ पे आपको 0.25% और 1000। वही अगर चैनल पेपर अगर सही होंगे, टाइटल सर्च सही होगा तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेसिकली देखा जाए, फिर मैं ये बोलूँगा कि सुरक्षा की दृष्टि से अगर आपके टाइटल कहीं पे कमज़ोर है तो बैंकर जनरली मॉर्गेज जो करवाते हैं वो रजिस्टर्ड मॉर्गेज कराते हैं। और जहाँ पे आपका टाइटल क्लियर है, सब जो टाइटल डीड आपकी डिपॉजिट करवा के इक्विटेबल मॉर्गेज कराया जाता है, जिस पे कि बहुत इजी है और एक पक्षी होता है। और जो आपका इक्विटेबल रजिस्टर्ड मॉर्गेज है वो 2 पक्षी होता है। उसमें बैंकर को भी आना पड़ता है आपके, और पार्टी को भी आना पड़ता है। और इक्विटेबल मॉर्गेज हर राज्य में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य नहीं है। सब लेटर ऑफ इन्फॉर्मेशन देके भी आप काम चला सकते हैं।
पर अब संपदा 2 के आने से क्या हो रहा है कि वो लेटर ऑफ इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा कम काम कर रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है कि जब आप किसी चीज़ को मॉर्गेज कर रहे हैं संपदा साइट पे, बेसिकली क्या हो रहा है कि उसके संपदा 2 में आपके पास हार्ड कॉपी नहीं आ रही रजिस्ट्री की, सॉफ्ट कॉपी आपके मेल या व्हाट्सएप पे जा रही है। उस स्थिति में क्या हो रहा है, जब आप मॉर्गेज करा रहे हैं उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकाल रहे हैं तो वो जो मॉर्गेज है वो चार्ज दिखता है, एंडोस होके आता है, तो वो बहुत सेफर साइड है आपके। अब क्या होगा कि जब आपका एंडोस हुआ दिख रहा है वहाँ पे, तो उसको रिकन्विंस कराना भी ज़रूरी हो जाएगा आपका, करेक्ट डी मॉर्गेज जिसको बोलते हैं। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं बहुत सुविधाजनक है सब चीज़ें, पर थोड़ा सा इसको और ईजी करना चाहिए। वेरी गुड। एक लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर, कई लोग प्रॉपर्टी पे लोन इसलिए लेते हैं कि उसका लीगल टाइटल क्लियर है या हो जाएगा या प्रॉपर्टी सेव हो जाएगी अगर बैंक ने लोन दे दिया तो, ये कितना सही है और कितना गलत? राजपूत जी, मैं ये आपको बात बोलूँगा कि लोन लेना लीगल एस्पेक्ट्स में कहीं भी ज़रूरी नहीं है, टाइटल सर्च इज़ नेसेसरी। अब लोन लेने से क्या होता है, जब आप लोन लेते हैं तो बैंक जो रहता है 4 लेयर में अपना काम करता है। इंटरनल स्क्रूटिनी, पैनल लॉयर के द्वारा स्क्रूटिनी, वैल्यू रिपोर्ट, और आखिरी में वेटिंग होती है संपत्ति। तो क्या होता है कि उस चीज़ को करने से कहीं ना कहीं दस्तावेज का जो आप संपत्ति ले रहे हैं प्रॉपरली स्क्रूटिनाइज होते हैं, और आपकी जो प्रॉपर्टी का लीगल वेटेज कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से बढ़ता है। तो ये चीज़ है कि जनरल आम जन के माइंड में एक सेटअप रहता है कि अगर बैंक लोन लूँगा तो वो प्रॉपर्टी क्लियर ही रहेगी, पर अगर आप बैंक लोन नहीं भी लेते हैं तो अगर आप पैनल लॉयर के पास जाते हैं या किसी भी नज़दीकी अपने परिचित लॉयर है अधिवक्ता के जाते हैं तो आपको टाइटल सर्च वो करके देगा, उस स्थिति में भी आप कार्य कर सकते हैं। पर आज की तारीख में फाइनेंस बहुत बड़ा मुद्दा है, तो 90% जो ट्रांजेक्शन होते हैं मुझे ऐसा लगता है वो बैंक फाइनेंस के द्वारा ही होते हैं, लोन के आधार पे होते हैं। तो बैंक लोन वाले आपको बहुत अच्छी सुविधा प्रदान करते हैं, वहाँ पे हमारे अधिवक्तागण जो है पैनल लॉयर हैं वो जुड़े हुए रहते हैं, तो प्रॉपरली स्क्रूटिनाइज होता है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का फ़ायदा हम लोगों को प्रॉपर्टी परचेज करने में मिलता है। तो मैं लीगल एस्पेक्ट के नज़र से नहीं कहूँगा कि बैंक लोन ज़रूरी है, पर ठीक है फाइनेंशियल एस्पेक्ट के हिसाब से बोलूँगा, अगर आप फाइनेंशियल लोन के लिए जा रहे हैं या संपत्ति बंधक कर ही रहे हैं तो वो लीगल सर्च हो ही जाती है, आपकी लीगल वेटेज आ ही जाता है संपत्ति में आपका, और कहीं ना कहीं आपको आगे कार्य करने में, विक्रय करने में आपको हेल्पफुल होती है वो चीज़। बहुत क्योंकि अगला जो बायर है उसको पता है ये प्रॉपर्टी में फाइनेंस उपलब्ध है जी, निश्चिंत हो जाता है कि मुझे भी अगर जरूरत पड़ी तो फाइनेंस मिल जाए। बनी बात है सर, पर मैं फिर वही बता रहा हूँ कि आपको 12 साल की सर्च होती है या 30 साल की सर्च होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाती हैं। तो जो डाउट्स होते हैं भावी क्रेता के वो क्लियर हो जाते हैं। विक्रेता मैं हूँ तो आगे वो बोलता है, निश्चिंत हो जाता है, यार मैं संपत्ति ले रहा हूँ, बैंक ने लोन कर दिया। बैंक ले लोन इसलिए क्या, क्योंकि आपकी लीगल जो सर्च है, जो आपकी टाइटल सर्च है वो क्लियर है। यहाँ पे भी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो टाइटल सर्च है। तो मैं स्क्रूटिनी को और सर्च को बहुत ज़्यादा महत्व दूंगा इसमें। करेक्ट। मतलब 2 लोगों ने उसको वेरीफाई कर लिया है, एक बैंक ने भी कर लिया है और एक आपका लॉयर जो रजिस्ट्री करा रहा है उसने भी कर लिया जी, डबल सेफ्टी हो गई जी। ठीक है। अभी सर हमारे शो का एक रूल है कि हर आने वाले गेस्ट के लिए जाने वाला गेस्ट एक क्वेश्चन लेके जाता है, तो आप अगले गेस्ट से क्या क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? अब वो उसका तात्पर्य ये मैं समझना चाहता हूँ, अगला गेस्ट कौन होगा आपका कानून? अगले गेस्ट जो आ रहे हैं वो बेसिकली ईएसआईसी और पीएफ का काम करते हैं, प्रोविडेंट फंड का काम करते हैं, उससे रिलेटेड या उसके अलावा व्यावहारिक, पर्सनल, व्यापारिक किसी भी तरह का क्वेश्चन रख सकते हैं। आई विल आस्क। देखिए पीएफ और ये जो ईएसआईसी जो है वो बता रहा हूँ कि मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर है, पर अगर आप क्वेश्चन ही देना है मुझे, लीगल फील्ड में, रेवेन्यू फील्ड से संबंधित रजिस्ट्रार के लिए अगर कोई भी आपका वक्ता बाद में आता है संबंधित फील्ड से, तो उसके लिए क्वेश्चन है कैसे हमारे आम जन के लिए उसके दस्तावेजों को मजबूत किया जाए, जिसे सिविल का जो मामले रहते हैं उनको फ्रॉड से बचाया जाए, उसका प्रति उत्तर हमको मिलना चाहिए इस चीज का। इट्स रिलेटेड टू लीगल। ठीक है, चलो मैं उनसे पूछूंगा, चांसेस कम है उसका आंसर दें। पिछले गेस्ट ने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा है, वो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। उनका क्वेश्चन ये था कि अगर आपको मौका मिले दोबारा रीस्टार्ट करने का तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सीखने से। ओके,
थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इसे? क्या होता है सर, कोई भी फील्ड होती है, जैसे आप सर आर्मी से थे पर आपने सीखना बंद नहीं किया, आप फाइनेंस में हैं, तो कहीं ना कहीं सीखना जो है हमारी ग्रोथ का बहुत बड़ा परिप्रेक्ष्य है। यानी कि हमारा ग्रोथ जो है सीखने से ही मिलती है। जब तक आप सीखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, जैसे मेरी एक आदत है कि मैं रात को सोते समय जो भी हमारे साइटेशन आए हैं कोर्ट से या जो भी हमारे नए रूल्स आए हैं उसको मैं ज़रूर पढ़ता हूँ, क्योंकि जब अगर आपके पास नॉलेज होगा तभी आप किसी को सॉल्यूशन दे पाएंगे। ओके, सो लर्निंग से स्टार्ट करेंगे तो क्या लर्न करना, मतलब क्या सीखना शुरू करना? भैया जैसे राजपूत साहब, मैं बेसिकली सीखना ये है कि जो आप जिस फील्ड में हैं आपकी माइंड क्लियरिटी होना चाहिए कि भाई सो एंड सो चीज अगर मैं किसी के साथ कर रहा हूँ तो इसको ये हल मिल सकेगा। अगर ये किसी को प्रॉब्लम है तो मैं ये इसको काम करवा के उसका हल निकाल सकता हूँ। टोटली जो चीजें जाएंगी सॉल्यूशन पे जाएंगी, क्योंकि मेरा काम ही सॉल्यूशन देने का है, लीगल सॉल्यूशन देने का है कि मैं किसी भी आम जन का जो बोझ है दिमागी वो कम कर सकूं, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। सेम प्रोफेशन में स्टार्ट करेंगे आप वापस? सर ये मेरा पैशन है, सेम प्रोफेशन, यानी समझे कि मेरी लाइफ लाइन है एडवोकेसी, क्योंकि मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है और मुझे मान सम्मान भी आप प्यारे भाइयों ने बहुत कुछ दिया है। यहाँ पे जो मेरे क्लाइंट्स हैं बहुत मेरे से प्यार रखते हैं और मुझे यहाँ से सबसे, जैसे मैं जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जिन्होंने मुझे काम सिखाया उनसे भी बहुत प्यार मिला है। तो इस फील्ड में मुझे बहुत बहुत कुछ दिया है, तो मैं इस फील्ड को छोड़ के दायरा, हो सकता है कि मैं लीगल फील्ड में कुछ अन्य अपना लूं पर मैं रहूंगा लीगल। चलो ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच फॉर आपके समय के लिए, और आपने जो आज इन्फॉर्मेशन मेरे व्यूअर्स को दी है इट इज़ अ लॉट ऑफ हेल्पफुल, स्पेशली रजिस्ट्री से रिलेटेड जो बातें आपने बताई। और मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स आपको रीच कर सकते हैं अगर उनको किसी तरह की और लीगल सलाह चाहिए तो। मैं आपके इंस्टाग्राम, आपके व्हाट्सएप और आपकी वेबसाइट अगर हो तो उसकी लिंक अपने इस पॉडकास्ट में डाल दूंगा, दे कैन कॉन्टैक्ट यू। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। अंतिम में मैं आपको शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया सर, और आमजन की जो क्वेश्चंस आपने उठाए उसको थोड़ा सा हम लोगों ने मिलके कुछ हद तक उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश की। बस सर यही प्रयास है, जितना हो सके लोगों को बेनिफिट दिया जाए। जी, आगे भी आप प्रयास करें, यही मैं उम्मीद करता हूँ सर। थैंक यू वेरी मच सर।